हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो आज की वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो यूपीएसआई इस बार देने वाले हैं। दोस्तों, जब तक आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक प्लानिंग नहीं होगी, आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। आज हम जिस उस पर बात करने वाले हैं वो है यूपीएसआई की रीजनिंग। रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटजी मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, आप कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं यूपीएसआई रीजनिंग वाले पार्ट में। देखो दोस्तों, ये एग्ज़ाम थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, कोर्ट में भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, आपको पता है यूपीएसआई का क्या हालात है, जो लास्ट ईयर का जो इसका इतिहास रहा है। मैं आपको बता दूं, 2011 का यदि आप पेपर देखोगे, 2011 में प्री और मेंस दो एग्ज़ाम हुए थे। प्री और मेंस में एक लेटर था और कुछ हिंदी का पार्ट था। प्री का पेपर जो था बहुत लो लेवल का था। आप आज की सिचुएशन से और 2011 की सिचुएशन से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि 2011 का आप पेपर उठा के उसे सोल्व करके आप सोचोगे कि आपकी तैयारी बहुत काफ़ी अच्छी है। इम्पॉसिबल, आप इस गलतफहमी में ना रहे। ठीक है, तो अब 2016 की बात करते हैं। 2016 का जो पैटर्न था पेपर को जस्ट अपोजिट था 2011 के पेपर के पैटर्न से। ठीक है, ये पेपर मैं थोड़ा सरप्राइजिंग क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखो इसका, रीजनिंग का। आपने सिलेबस देख लिया, लेकिन सिलेबस देखने के बाद यदि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वहाँ बिल्कुल जस्ट अपोजिट मिलेगा। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। क्यों? आप जो दो आपका जो भी सीनियर है 2016 का, जिसने एग्ज़ाम दिया हो, आप उससे पूछ सकते हैं हो कि 2016 में आप पेपर का पैटर्न क्या था। ठीक है, और तैयारी किस लेवल। बच्चा जो है 2011 के हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन पेपर बिल्कुल जस्ट अपोजिट, पैटर्न बिल्कुल चेंज। ठीक है, पैटर्न कैसे चेंज था मैं आपको बताता हूँ। आप और टोटल आप स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, आपको करना क्या है, कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। ठीक है, यूपीएसआई रीजनिंग की बात करते हैं। यूपीएसआई रीजनिंग में जैसे आपको पता है 40 क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो, लेकिन अभी तक हम मान के चलेंगे कि 40, क्योंकि 2016 में जो पूछे गए हैं वो 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2016 की बात करें, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस थे, यदि 50% बैंक्स से रिलेटेड टॉपिक थे और 50% जो है एसएससी से रिलेटेड थे। दोनों 50-50% थे वहाँ पर, एसएससी से भी और बैंक से भी। आप ये नहीं सोच सकते कि जो एसएससी का स्टूडेंट है वो इस यूपीएसआई एग्ज़ाम को बिना प्रिपरेशंस के निकाल देगा। तो आप जो भी एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल ये समझ ले कि वो कंपटीशन में बिल्कुल उस बंदे से है जो बिल्कुल नया है। ठीक है, ऐसा मत समझे कि एसएससी के एक बंदा तैयारी कर रहा है कि वो कंपटीटर थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सब बिल्कुल सेम लेवल पर है। ठीक है, अब जब जो सिलेबस है, सिलेबस में कहीं भी जो बैंक का सिलेबस है वो नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन उसने बैंक का एग्ज़ाम, बैंक का जो क्वेश्चंस थे, बैंक के क्वेश्चंस पूछे सिलेबस से। बात करते हैं जैसे इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मतलब क्वेश्चंस आया। तो आपको इनपुट आउटपुट भी करना है बैंक का। इनपुट आउटपुट थोड़ा लेवल कम था, लेकिन हो सकता है इस बार लेवल ज़्यादा आ जाए, तो आपको उस लेवल तक का इनपुट आउटपुट करना है। दूसरी बात करते हैं पजल। पजल भी दोस्तों लाइन और टेबल और फ्लोर तीनों टाइप के जो मैंने एनालाइज किया है पूरा, वो तीनों टाइप का इसमें जो है पजल्स था। लाइन मतलब जो पंक्ति में बैठ जाते हैं, एक बंदा इधर बैठा है, एक फोर्थ नंबर पर बैठा है, ऐसे ही टेबल पर। ठीक है, एक फ्लोर की फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर रहता है, सेकंड पर दूसरा कर्मचारी रहता है। तो इस टोटल जो पजल्स का लेवल था ये इस टाइप का था। ठीक है, देखो दोस्तों, आप अभी आज एक पजल्स उठाओ, उस पजल्स को सोल्व करने में आप 5 से 10 मिनट ले लोगे। ठीक है, और हो सकता है वो पजल्स सोल्व भी ना कर पाओ। इसलिए यदि आपको पजल्स निकालनी है तो डेली का आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसे 10 दिन में या 15 दिन में पजल्स को नहीं कर पाओगे। तो अभी से डेली का प्रैक्टिस करो पजल्स की। एक डाटा सफिशेंसी के भी 2 से 3 क्वेश्चंस हर सेट में मिले हैं। ठीक है, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी डाटा वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो है ये 3 पार्ट है आपके कथन निष्कर्ष वाला।
कथन तर्क वाला, पूर्वानुमान वाला और निष्कर्ष वाला। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, आपने कोई भी बड़े से बड़ा चैनल ज्वाइन किया हो, ठीक है, आपने पैसे दिए हैं, ठीक, लेकिन कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट इनके बारे में नहीं बताएगा, ना डाटा सफिशिएंसी के बारे में बताएगा, पजल्स के बारे में कुछ चीज़ें बता सकता है, ठीक है, कुछ शब्दों का फेर होता है, इसी तरह इनमें कुछ बता सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है इनके लिए वो क्लियर हो जाएगा, उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक महंगे इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पर ज्वाइन करो, वहाँ कुछ अलग से बताए, नहीं, वो ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है ये सब पूछा गया है 2016 में। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में पूछे गए हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं पूछे गए जो बैंक में आता है। इनइक्वालिटी नहीं पूछा गया, लेकिन ये दोनों टॉपिक हो सकता है इस बार पूछे जाए, तो आपको इनइक्वालिटी भी और सिंप्लीफिकेशन भी एक अच्छी लेवल से इस बार करना होगा यदि आपको यूपीएसआई निकालना है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, यूपीएसआई का एग्ज़ाम थोड़ा सरप्राइजिंग होता है। जिस चीज़ की आप तैयारी करके जाओगे हो सकता है वो वहाँ पे ना मिले, तो आप उसी के उस जो ना होने के बावजूद भी वहाँ पर मिलने की उम्मीद है, उसके लिए आप यहाँ से ही तैयार होकर जाइए, यहाँ से एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो आपको जो है ये बैंक के जितने भी टॉपिक है ये अच्छे से करने हैं। और एसएससी वाली रीजनिंग तो आप जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है नॉर्मल, वो हर कोई बंदा निकालता है, जैसे रिकॉर्डिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है। ये टॉपिक कोई हार्ड मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक थे, हो गए थे, मतलब हो कर सकते हो आप। डिस डाइस आपका क्यूब, ठीक है, क्यूब का अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। सीरीज, कुछ सीरीज अच्छी थी बहुत। ब्लड रिलेशन, इसमें 2 क्वेश्चंस के अराउंडेड ब्लड रिलेशन में था, एक क्वेश्चंस आपको आसान था और एक क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेगा। डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन में कुछ बच्चे क्या है कि एक सिंपल डायरेक्शन वाले फॉर्म वाले क्वेश्चंस करते हैं और ख़त्म। नहीं, डायरेक्शन में आपको एक हर टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे आपको एंगल 225 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब एंगल पूछे गए हैं कि इतने एंगल पर दाएं तरफ मुड़ जाता है, 180 डिग्री पर बाएं तरफ मुड़ जाता है, 325 पर दाएं तरफ मुड़ जाता है। तो इस लेवल के भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन में करने होंगे। ओड वाले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ओड वाले क्वेश्चंस काफ़ी कुछ टफ नहीं आते, सिंपल आता है। वेन डायग्राम एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल नए पैटर्न का होगा, ठीक है। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको पेपर कैसा आपको मिलेगा, ठीक है। 100% यही होगा कि एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग पैटर्न का मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपल पेपर फोल्डिंग, और एक क्वेश्चन नॉन वर्बल वाला। पेपर फोल्डिंग और नॉन वर्बल, एक क्वेश्चंस आपको नॉन वर्बल का मिलेगा आसान ही, एक पेपर फोल्डिंग में कुछ बच्चों की मतलब अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सोच होगी कि उन्हें क्वेश्चंस इस टाइप का मिलेगा कि एक पेपर दिया होगा आपको और पेपर को मोड़ा जाएगा, मोड़ने के बाद में जो शेप बनेगी वो पूछ लेगा। नहीं, उसमें पूछा गया कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछे गए हैं कि आपको पेपर फोल्ड कराएगा और पेपर फोल्ड कराने के बाद फिर पूछेगा कि कितने वर्ग बनेंगे, कितने ट्रिंगल बनेंगे। ये एक लेवल ऊपर का क्वेश्चंस है, ठीक है, एसएससी से भी। तो और दूसरा आपको कथन निष्कर्ष मैं बता देता हूँ। कथन निष्कर्ष में कुछ बच्चे एसएससी में भी पूछा जाता है क्वेश्चंस कि जैसे कुछ खिलौने आपके मतलब कुछ कुत्ते शेर है, कुछ शेर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते शेर नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से सोल्व होता है, कुछ 50% वाला रूल से सोल्व करते हैं। वेन डायग्राम आपको काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 तक का कथन दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 कथन दिए और आपको निष्कर्ष निकलवा दे, नहीं, यहाँ पे 4 से 5 कथन दिए गए हैं और तब आपको निष्कर्ष निकलवाता है। आप सोच सकते हो कि 4-5 वेन डायग्राम बनेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आप निकालोगे तो आपका वो क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, ठीक है। तो इस लेवल की तैयारी करने के लिए आप अभी से मतलब डट जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।
अब कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर हम जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट है वे लगाएं या ना लगाएं, कैसे लगाएं। देखो दोस्तों, जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो जो प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं मार्केट में, कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं मैंने देखे हैं कि उनमें ठीक है मैथ आप एसएससी लेवल का पढ़िए, ठीक उस लेवल का मैथ आएगा, लेकिन रीजनिंग में क्या किया है इन्होंने, एसएससी लेवल की रीजनिंग दे दी जो काफ़ी गलत है। उन प्रैक्टिस सेट को निकाल के आप क्या करोगे। तो इसलिए मेरा मानना है कोई भी बैंक क्लर्क के लेवल की उठाइए और उस लेवल के जितने भी बैंक के टॉपिक है वे उससे कवर करो आप, ठीक है। और एसएससी लेवल की जो रीजनिंग है वो आप कर ही रहे होंगे, आपके पास जो बुक होगी, तो कोई भी आप बैंक क्लर्क लेवल की बुक उठाओ, उससे आप इन टॉपिक को कंप्लीट करो और कुछ एसएससी लेवल के जो टॉपिक है वे उस अलग किताब से करो। और प्रैक्टिस सेट जब भी आप मार्केट से लाओ, प्रैक्टिस सेट में आप देखो कि जो एसएससी का जो लेवल की तो रीजनिंग नहीं है उसमें, ठीक है। आप कुछ आईपीसी का क्वेश्चंस उसके बारे में हम बाद में वीडियो लेकर आएंगे, उसमें के बारे में भी मैं बताऊंगा। आईपीसी के रीजनिंग के लिए इतना ही है कि मार्केट से यदि प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हो तो आप उसे चेक करो कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि एसएससी लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी, आप इस स्ट्रेटजी को अपनाओ। कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया और कहाँ से कितना आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो आप, और इस जो आप यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एग्ज़ाम से परस्पेक्टिव पूरी आपकी स्ट्रेटजी चाहिए तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करो, जो जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।